एपिसोड 7 फेस्ट का माहौल। कॉलेज का कैंपस इस वक्त एकदम मेले जैसा लग रहा था। रंग बिरंगे बैनर, हैंडमेड पोस्टर और चारों ओर गूंजती आवाजें। हर क्लास, हर ग्रुप अपनी अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी में लगा हुआ था। क्लासिकल डांस की टीम लॉन में प्रैक्टिस कर रही थी, जबकि म्यूजिक क्लब की धुनें गलियारों में गूंज रही थी। लेकिन भीड़ का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी ड्रामा टीम, क्योंकि इस बार ड्रामा सिर्फ एक्टिंग नहीं था, इसमें एक लव स्टोरी को दिखाया जाना था। और सब जानते थे कि लव स्टोरी का मतलब होता है गॉसिप्स, इमोशंस और केमिस्ट्री। आरव सिया की जोड़ी। आरव और सिया को देखकर सबकी आंखें उन पर टिक जाती थी। रिहर्सल हॉल में जब दोनों डायलॉग पढ़ते तो उनके बीच की नेचुरल केमिस्ट्री किसी भी ऑडियंस को मोहित कर सकती थी। एक सीन में सिया डायलॉग बोल रही थी। सिया धीरे से, कभी सोचा नहीं था कि जो अजनबी कभी मुझे बस क्लास में दिख जाता था, वो आज मेरी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। आरव ने जवाब दिया। आरव गंभीर स्वर में, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि किताबों में खोए रहने वाली वो लड़की मेरी हर मुस्कान की वजह बनेगी। हॉल में बैठे सारे स्टूडेंट्स ने ताली बजा दी। रिया की एंट्री। तालियों की गूंज के बीच अचानक रिया खड़ी हो गई। उसने जोर से ताली बजाई और बोली, वाह, सच में आप दोनों तो जैसे असली कपल हो। पर याद रहे, ये ड्रामा 2 लोगों का नहीं है, 3 लोगों का है, और उस तीसरे का नाम है रिया। उसका अंदाज चैलेंजिंग था। सारा हॉल चुप हो गया। आरव ने उसे समझाने की कोशिश की। आरव, रिया, देखो ये तो स्टोरी है, इसमें हर रोल का अपना महत्व है। लेकिन रिया ने सीधे सिया की ओर देखा और बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, फर्क मुझे इस बात से पड़ता है कि लोग तुम दोनों को देखकर क्या सोच रहे हैं। कॉरिडोर में टकराव। रिहर्सल खत्म होने के बाद सिया अकेले कॉरिडोर से निकल रही थी। रिया फिर उसके सामने आ गई। सिया, रिया ने तेज स्वर में कहा। सिया, तुम सोचती हो कि कॉलेज के लोग तुम्हें इज्जत इसलिए देते हैं क्योंकि तुम टॉपर हो? गलत। सबको सिर्फ तुम्हारा आरव के साथ नाम अच्छा लगता है। सिया ने एक पल उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, रिया, इज्जत कभी उधार नहीं मिलती, ये इंसान के कर्मों से बनती है। रिया हंस दी, लेकिन उसके चेहरे पर कड़वाहट साफ झलक रही थी। उसी समय कैंपस के नोटिस बोर्ड पर नया पोस्टर चिपका दिया गया। कल शाम 7 बजे ड्रामा टीम का पहला पब्लिक रिहर्सल। चारों ओर शोर उठ गूंजा। छात्र छात्राएं कहने लगे, इस बार तो ड्रामा टीम धमाल मचाने वाली है। लेकिन उसी भीड़ में खड़ी रिया की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मन ही मन कहा, देखते हैं सिया, कल तुम्हारी असली परीक्षा होगी। शाम की रिहर्सल। कॉलेज का ऑडिटोरियम लाइटों से जगमगा रहा था। सभी टीम्स अपनी अपनी एक्टिविटीज की तैयारी कर रही थी। ड्रामा टीम के लिए आज की रात बहुत अहम थी, क्योंकि ये पहला मौका था जब पूरा कॉलेज उनके प्रैक्टिस सीन को देखने वाला था। आरव स्क्रिप्ट के पन्ने पलट रहा था और सिया डायलॉग्स बार बार दोहरा रही थी। दोनों के बीच एक अलग सी समझदारी बन चुकी थी। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सिया, आज अगर नर्वस हुई तो तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से शो बिगड़ जाएगा। सिया ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ स्टेज पे जाते वक्त डर नहीं लगता, बल्कि लगता है जैसे सब कुछ आसान हो जाएगा। अचानक आई रुकावट। सब तैयार थे, तभी अचानक लाइट चली गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। छात्रों के बीच हलचल मच गई। सिया ने धीरे से कहा, ये क्या हुआ? आरव ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, टेंशन मत लो, बैकअप जनरेटर है, अभी आ जाएगी लाइट। लेकिन उस वक्त रिया की आवाज गूंजी, वाह, क्या टाइमिंग है, लगता है ड्रामा शुरू होने से पहले ही ड्रामा हो गया। उसकी हंसी में ताना साफ झलक रहा था। लाइब्रेरी का रहस्य। लाइट्स अभी तक नहीं आई थी, तो टीचर ने कहा कि जब तक पावर ठीक नहीं होता, सब लोग थोड़ा ब्रेक ले लें। सिया अकेली बाहर निकली और कॉरिडोर से होते हुए लाइब्रेरी पहुंच गई। वहां उसे टेबल पर एक पुरानी डायरी दिखी, जिस पर धूल जमी हुई थी। उसने जिज्ञासा में डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, ये मेरी कहानी है, उस इश्क की जो कभी पूरा नहीं हुआ।
सिया ने पढ़ना शुरू ही किया था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वो चौंक कर पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरव और सिया की मुलाकात। अचानक आरव भी लाइब्रेरी में आ गया। तुम यहाँ अकेली? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सिया ने डायरी छिपा दी और कहा, बस ऐसे ही आ गई थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा। कुछ था जो सिया छुपा रही थी, लेकिन आरव ने उस पल सवाल नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, जो भी हो, जब तक मैं हूं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? आयुष और प्रिया अब हॉस्पिटल के कॉरिडोर में साथ साथ चल रहे थे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़कियों पर पानी की बूंदें टपक रही थी। माहौल में ठंडक थी, लेकिन दोनों के दिलों में हल्की सी गर्माहट। प्रिया अचानक रुक गई और बोली, आयुष, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी लाइफ कैसी होती अगर तुम्हें मुझसे कभी मुलाकात न हुई होती? आयुष हल्का मुस्कुराया। नहीं प्रिया, मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें सोचने से पहले ही तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी, जैसे वो उसकी आत्मा तक पहुंच रही हो। लेकिन फिर उसी पल उसका फोन बज उठा। फोन उठाते ही प्रिया का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, मैं आ रही हूँ। उसने कॉल कट किया और आयुष की तरफ देखा। मुझे अभी जाना होगा, घर पर कुछ इमरजेंसी है। आयुष थोड़ा हैरान हुआ। अभी? लेकिन इतनी बारिश में? मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। प्रिया ने हड़बड़ाहट में जवाब दिया, नहीं, मुझे अकेले जाना होगा। कहकर वो तेज कदमों से बाहर निकल गई। आयुष वहीं खड़ा रह गया, उसके मन में ढेर सारे सवाल। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। प्रिया ऑटो में बैठी और निकल गई। आयुष की नज़रें खिड़की से उसी ऑटो का पीछा करती रहीं, जब तक कि वो भीड़ में गायब नहीं हो गया। दिल में हल्की बेचैनी थी। क्यों लग रहा है जैसे प्रिया मुझसे कुछ छुपा रही है? बारिश लगातार तेज हो रही थी। हॉस्पिटल की खिड़कियों पर बूंदों का शोर मानो आयुष के भीतर उठ रही बेचैनी को और बढ़ा रहा था। प्रिया को ऑटो में जाते हुए देखकर उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे। क्यों इतनी जल्दी चली गई और क्यों अकेले? क्या बात है जो वो मुझसे कह नहीं पा रही? आयुष वहीं देर तक खड़ा रहा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए पार्किंग की ओर बढ़ा। उसके कदम धीमे थे, मगर दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उधर प्रिया ऑटो से सीधे अपने पुराने मोहल्ले की ओर गई। वहां एक छोटा सा घर था, जर्जर हालत में, लेकिन खिड़कियों से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से किसी बच्चे की खांसी की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और सामने एक औरत थी, करीब 35-36 साल की, थकी हुई सी, लेकिन चेहरे पर स्नेह झलक रहा था। प्रिया, तू आ गई? औरत ने राहत की सांस लेते हुए कहा। हाँ दीदी, कैसी है रीमा? अंदर जाकर प्रिया ने देखा, बिस्तर पर एक नन्ही बच्ची लेटी थी, कमज़ोर, पीली सी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। प्रिया तुरंत उसके पास बैठ गई, उसका माथा सहलाने लगी। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन ज़रूरी है। प्रिया की आंखें भर आईं, लेकिन पैसों का इंतज़ाम अब तक नहीं हो पाया। उसकी दीदी ने उदास होकर कहा, मैंने जितना कर सकती थी कर लिया, अब तेरे ऊपर है प्रिया। प्रिया का दिल कसक उठा। उसने बच्ची का हाथ थाम लिया और मन ही मन कसम खाई, कुछ भी हो जाए, रीमा को बचाना है। इधर आयुष अपने घर लौट चुका था, लेकिन बेचैनी जस की तस बनी हुई थी। वो अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। उसके जहन में बार बार प्रिया का चेहरा और उसकी घबराई हुई बातें गूंज रही थीं। आखिरकार उसने तय किया, कल सुबह मैं खुद पता लगाऊंगा कि प्रिया मुझसे क्या छुपा रही है। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन फिर सोचा, नहीं, अभी नहीं, उसे स्पेस दूंगा, लेकिन सच्चाई ज़रूर जाननी होगी। रात गहरी हो चुकी थी। एक और प्रिया अपनी बीमार भांजी के सिरहाने बैठी थी, उसकी नन्ही उंगलियां थामे। दूसरी ओर आयुष अपने खिड़की से बारिश की बूंदों को गिरते देख रहा था, जैसे हर बूंद उसके सवालों का जवाब मांग रही हो। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन एक चीज़ एक जैसी, दिल की बेचैनी। सुबह का सूरज शहर की गलियों पर फैल चुका था, लेकिन प्रिया की आंखों से नींद अब भी कोसों दूर थी। पूरी रात उसने रीमा को अपनी गोद में लिए जागते हुए गुजारी थी। बच्ची की सांसें हर बार उसे डरा जाती और उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंजता रहता, अब क्या करूं? उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, वो रीमा के इलाज के लिए पैसे जुटाएगी। लेकिन जब बैंक गई और माँ की पुरानी चूड़ियां गिरवी रखने की कोशिश की, तो क्लर्क ने ठंडी आवाज में कह दिया कि ये सब मिलाकर भी आधे पैसे नहीं होंगे। उसके चेहरे पर मायूसी उतर आई, आंखों में आंसू भर आए।
बाहर निकली तो भीड़ भरी सड़क पर खड़ी होकर खुद से बुदबुदाई, क्या मैं आयुष से मदद मांग लूं? नहीं, वो क्यों अपना बोझ उठाए। उधर आयुष भी बेचैनी में था। उसने ऑफिस का बहाना बनाकर छुट्टी ली और सीधे प्रिया को ढूंढने निकल पड़ा। कॉलेज पहुंचा तो वो वहां नहीं थी। राघव ने बताया कि सुबह से ही नहीं आई। आयुष का शक और गहरा गया। पड़ोस में जाकर पूछा तो मालूम पड़ा कि प्रिया सुबह जल्दी कहीं गई थी। उसका दिल बेचैन हो उठा और वो सीधे अस्पताल की ओर निकल गया। अस्पताल के गलियारे में प्रिया बैठी थी, रीमा को अपनी गोद में लिए। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर गंभीर स्वर में कह रहे थे, ऑपरेशन जरूरी है, ज्यादा वक्त नहीं है, 1 हफ्ते के भीतर करना होगा वरना हालत बिगड़ जाएगी। ये सुनकर प्रिया के हाथ कांप करे, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज आई, प्रिया, तुम यहाँ क्या? वो आयुष था। प्रिया चौंक गई और जल्दी से आंसू पोंछने लगी। आयुष, तुम यहाँ कैसे? आयुष ने उसे घूरते हुए कहा, ये सब क्या चल रहा है? किसकी तबीयत खराब है? और तुम मुझसे सब छुपा क्यों रही हो? प्रिया कुछ कह पाती उससे पहले उसकी दीदी बाहर आई और उनके हाथ में रीमा की फाइल थी। आयुष ने फाइल पकड़ ली और जल्दी से पढ़ डाली। उसका चेहरा बदल गया। रीमा तुम्हारी भांजी है? उसने धीरे से पूछा। प्रिया ने सिर झुका लिया और बहुत धीमे स्वर में कहा, हाँ। आयुष कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, तो यही वो राज है जो तुम मुझसे छुपा रही थी? प्रिया के आंखों से आंसू फिर बह निकले। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे बोझ का हिस्सा बनो, तुम खुश रहो, मेरी परेशानियों से दूर, इसलिए छुपाया। आयुष ने उसका कंधा थामकर नरमी से कहा, प्रिया, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो फिर यह फैसला तुम्हें अकेले लेने का हक नहीं है। तुम्हारी परेशानियां अब मेरी भी हैं। ये सुनकर प्रिया की रुलाई टूट गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके अकेलेपन की दीवारें धीरे धीरे ढह रही हैं। कांपते होठों से बोली, लेकिन आयुष, ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए, मैं ये बोझ तुम पर नहीं डाल सकती। आयुष ने दृढ़ नजरों से उसकी आंखों में झांका, पैसों की चिंता तुम छोड़ दो, अब ये लड़ाई हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। रीमा उस वक्त मासूम मुस्कान के साथ दोनों को देख रही थी। उसकी हंसी वार्ड में गूंज उठी। आयुष और प्रिया की आंखें मिलीं और उन आंखों में न जाने कितने अनकहे वादे, कितनी अनजानी भावनाएं बह रही थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में उठी भावनाओं की लहरें थमने का नाम नहीं ले रही थी।